हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 6 चैप्टर मार्गदर्शन का यह तीसरा पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रोत्साहन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोत्साहन कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, साथ ही उनकी कार्यक्षमता में सतत वृद्धि हो। इस उद्देश्य से इकाई अपने कर्मचारियों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। प्रोत्साहन कार्य को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति करता है। प्रोत्साहन से कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करता है। कर्मचारियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, एक मौद्रिक प्रोत्साहन और दूसरा है अमौद्रिक प्रोत्साहन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक प्रोत्साहन। मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता और कुशलता वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि मौद्रिक प्रोत्साहनों में उनके उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रगतिशील और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले इकाई के मालिक अपनी इकाई में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित विविध रीतियों से किसी भी रूप में मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। पहला है लाभ में हिस्सा। अब इकाई को प्राप्त होना अधिक लाभ नियोजक और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। लाभ में से निश्चित लाभ श्रमिकों को मुद्रा के स्वरूप में वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाता है, इसे लाभ में हिस्सा कहते हैं। दूसरा है सहसाझेदारी। कर्मचारियों या श्रमिकों को इकाई की मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन में साझेदार बनाया जाए तो इसे सहसाझेदारी भी कहते हैं। कर्मचारियों या श्रमिकों का इकाई में सहसाझेदार बनने से इकाई के मालिकों का उत्पादन वृद्धि और औद्योगिक शांति प्राप्त करना सहज हो जाता है। नेक्स्ट है पदोन्नति। कर्मचारियों की उनके वर्तमान पद से उच्च लाभदायी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को पदोन्नति कहते हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और वेतन में वृद्धि होती है। पदोन्नति के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता या कार्यशक्ति और उत्साह में वृद्धि होती है। अगला है बोनस। वर्ष के अंत में निश्चित होते लाभ में श्रमिकों का योगदान होता है, इसलिए बोनस के कानून के अनुसार प्रतिवर्ष गिने जाते लाभ में से अमुक प्रतिशत कर्मचारियों को वर्ष के अंत में बोनस के रूप में चुकाया जाता है। अगला है कमीशन। इकाई के मालिक विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय लक्ष्यांक और इन लक्ष्यांकों के संदर्भ में अलग अलग कमीशन दर निश्चित करती है। विक्रय के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों द्वारा सिद्ध किए विक्रय के अनुसार मालिक की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय प्रतिफल दिया जाता है, जिसे कमीशन कहते हैं। अगला है इनाम। इकाई में कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों के असाधारण कार्य या कार्यशैली को ध्यान में रखकर इकाई की वार्षिक सभा, सम्मेलन या विशिष्ट समारोह आयोजित करके इकाई के स्वामी की ओर से जिस किसी कर्मचारी या श्रमिक को उसकी सेवा के बदले नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र या पदक देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए तो कर्मचारी के उत्साह में, उसके जोश में और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला है सलाह एवं सुझाव। कर्मचारी उत्पादन कार्य के साथ सतत जुड़ा होता है। वह उत्पादन प्रक्रिया को अधिक अच्छी और कार्यक्षम बनाने के लिए सलाह और सुझाव इकाई के मालिकों को देता है। ये सुझाव उत्पादन की लागत कम करने में सहायक होते हैं। ऐसी सलाह और सुझाव देने के लिए कर्मचारियों को मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अब देखेंगे हम अमौद्रिक
प्रोत्साहन। मौद्रिक प्रोत्साहन तो देख लिया। इसके बाद अमौद्रिक प्रोत्साहन किसे कहते हैं कि जो प्रोत्साहन मुद्रा आधारित नहीं होते, ऐसे प्रोत्साहनों को अमौद्रिक प्रोत्साहन कहते हैं। अमौद्रिक प्रोत्साहन भी कर्मचारियों या श्रमिकों के कार्य उत्साह में वृद्धि तो करते ही है। पहला है नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों को मात्र वेतन प्राप्त हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि नौकरी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहता है, भले किसी और नौकरी की बजाय इस नौकरी में उसे थोड़ा कम प्राप्त हो, लेकिन नौकरी की सुरक्षा वह चाहता है। तो नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होने से कर्मचारी उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे इकाई के उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, कार्य का मूल्यांकन और सम्मान। जो कर्मचारी इकाई द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यांक समय पर और मितव्ययितापूर्ण कार्यक्षम रूप से पूर्ण करते हैं, ऐसे कर्मचारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिससे ऐसे कर्मचारी तो प्रोत्साहित होते हैं, परंतु अन्य कर्मचारियों को अधिक काम करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। अगला है दायित्व सौंपना। कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों या अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का विशेष दायित्व सौंपा जाता है। दायित्व सौंपने से कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होती है और वे अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अगला है परामर्शदाता। जब कर्मचारी श्रेष्ठ कार्यशैली का सातत्य दीर्घ समय तक बनाए रखे, तब उनके अनुभव का लाभ देने के लिए कार्य संबंधी नीति के निर्माण में उनकी सलाह ली जाती है। ऐसा हो तो कर्मचारी स्वयं कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसा अनुभव करता है और प्रोत्साहित होता है। अगला है कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और सुविधाएं। कर्मचारियों के लिए की जाती कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और दी जाती सुविधाएं भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्मचारियों को वेतन के अलावा स्वास्थ्य सेवा, सस्ती कैंटीन की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा मिलती रहे, वेतन सहित अवकाश मिले, खेलकूद और मनोरंजन जैसी प्रवृत्तियाँ, साथ ही कार्य दौरान प्रशिक्षण जैसी असंख्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों का लाभ दिया जाता है, तो इससे कर्मचारी ध्येय, उत्साह और कार्यक्षमता से अपना कार्य करते हैं। अगला है अन्य प्रोत्साहन। उपयुक्त प्रोत्साहनों के अलावा कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जिससे आवास की सुविधा, जिसमें क्या है कि आवास की सुविधा दी जाती है, जीवन बीमा की सेवा दी जाती है, बच्चों के शिक्षा की फीस, पुस्तकें, घर से इकाई तक आने जाने की वाहन की सुविधा का समावेश होता है। तो इस प्रकार से यदि मौद्रिक और अमौद्रिक तरीके से प्रोत्साहन कर्मचारियों को मिलता रहे, तो कर्मचारी अपने कार्य में क्या करते हैं, प्रवीणता लाते हैं, अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करते हैं, कार्य में सातत्यता लाते हैं और इकाई को इसका लाभ प्राप्त होता है। अगला हम देखेंगे नेतृत्व। नेतृत्व किसे कहते हैं? जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है वहाँ नेतृत्व का प्रश्न पैदा होता है। औद्योगिक इकाई में कर्मचारियों का समूह कार्य करता है। इस समूह को नेतृत्व प्रदान करता होता है। नेतृत्व परस्पर प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व के द्वारा व्यवस्था तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है और व्यवस्था तंत्र के ढांचे को धड़कता रखा जा सकता है। नेतृत्व कार्यदक्ष व्यवस्था तंत्र की आधारशिला है। नेता अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार के द्वारा समूह के अन्य सदस्यों के प्रयत्नों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ता है। निर्धारित ध्येय, लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन, विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए नेतृत्व अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी हम इसका अर्थ देखते हैं
कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छा से प्रयत्न करें, इसके लिए प्रभाव डालने की प्रवृत्ति और गुण को नेतृत्व कहा जा सकता है। या फिर अन्य व्यक्तियों में लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत करने की कला या कुशलता अर्थात नेतृत्व कहलाता है। देखिए, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व या समूह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह स्वेच्छा से प्रयत्न करे। इस तरह से कर्मचारियों पर अपना प्रभाव डालने की एक प्रवृत्ति है, मतलब कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा से कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा प्रभाव डालना ही क्या कहलाता है? नेतृत्व। उपयुक्त व्याख्याओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि नेता अपने समूह का एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो बिना किसी दबाव के उनको मार्गदर्शन और प्रेरणा देकर स्वेच्छापूर्वक वांछित परिणाम प्राप्त करता है। इस कुशलता को नेतृत्व या नेतागिरी के रूप में जाना जाता है। जाहिर सी बात है कि एक नेता क्या करता है कि अपने कार्यों के लिए दूसरे लोगों का उपयोग करता है और उसके लिए वह क्या करता है कि उनका मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा देता है और स्वेच्छापूर्वक वांछित परिणामों को, मतलब वह जो परिणाम चाहता है वह प्राप्त कर लेता है, मतलब जो कार्य करवाना चाहता है वह करता है। अभी हम देखते हैं नेतृत्व के लक्षण। तो इसका पहला लक्षण है अधीनस्थों का अस्तित्व। नेता सदैव अधीनस्थों का नेतृत्व प्रदान करता है, इसलिए नेतृत्व के अमल के लिए अधीनस्थों का अस्तित्व होना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब कि यदि नेता है तो नेता के अंदर में कार्य करने वाले लोग चाहिए, तभी नेता क्या करेगा? अपने अधीनस्थों से कार्य करवा सकता है। दूसरा है निरंतर प्रक्रिया। जब तक इकाई का अस्तित्व हो तब तक अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों द्वारा होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है और अधीनस्थ उसका अनुसरण करते हैं। तीसरा है नेतृत्व की स्वीकृति। नेतृत्व के लिए नेता और अधीनस्थों का होना आवश्यक है, मतलब कि दो पक्षों का होना जरूरी है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों द्वारा होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है और अधीनस्थ उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। अगला है अनौपचारिक और प्रभाव डाल सके ऐसे संबंध। अब नेता औपचारिक रूप से समूह का प्रमुख है। नेता क्या होता है? प्रमुख होता है। किसका? उसके अंदर कार्य करने वाले लोगों का, जिसका वह नेतृत्व कर रहा है उसका वह क्या होता है? लीडर होता है। परंतु नेता अनौपचारिक रूप से भी अपने परिचय में आने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पैदा कर सकता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आदर्श व्यक्तित्व। नेता आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। नेता अपने आचरण या व्यवहार से अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है। नेता में कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जबकि कितने गुण विकसित किए होते हैं। ऐसा गुणवान व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। अब नेता यदि बनना है, मतलब कि लीडर बनना है, तो उसके लिए उसके पास क्या होने चाहिए? कुछ खास गुण जन्म से ही होते हैं किसी किसी के अंदर, और कुछ गुण तो वह अपने आप बाद में विकसित करता है, जिससे वो क्या करता है? एक अधीनस्थ कर्मचारियों का नेतृत्व अच्छी तरीके से कर सकता है। अगला है अभिप्रेरणा। नेतृत्व का समावेश अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने में होने से नेता सर्वप्रथम अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करके वांछित परिणामों की प्राप्ति करता है। अगला है हितों की एकसूत्रता। नेतृत्व में नेता और उसके अधीनस्थों के मध्य हितों की क्या होनी चाहिए? एकसूत्रता होनी चाहिए। यदि नेता और उसके अधीनस्थों का हित अलग अलग हो तो नेतृत्व प्रभावहीन और निरर्थक हो सकता है। अगला है परिस्थितियों का प्रभाव। नेता की सफलता का आधार निश्चित परिस्थितियों पर आधारित होता है। यदि परिस्थिति में परिवर्तन हो तो नेता को सफलता नहीं मिलती है।
तो इस प्रकार से ये सारे लक्षण नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तम नेता के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, उत्तम नेता कैसा होना चाहिए। अभी देखते हैं उत्तम नेता के गुण। तो सबसे पहला गुण है शारीरिक गुण। एक प्रभावशाली नेता के लिए शारीरिक स्वस्थता पूर्व शर्त है। इसके अलावा शारीरिक बनावट, आकर्षक, सौंदर्य, शांत और प्रसन्न स्वभाव सहायकों को कार्य प्रेरणा देता है। मतलब कि उसका शरीर कैसा होना चाहिए, हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ होना चाहिए। सबसे पहले तो स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रह सकता है और आकर्षक होना चाहिए, जिससे सहायकों को क्या मिले, कार्य प्रेरणा मिले। अगला है बौद्धिक गुण। उत्तम नेता बौद्धिक शक्ति वाला होना चाहिए। बौद्धिक गुणों में निर्णय शक्ति, मानसिक क्षमता, ग्रहण शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीन ज्ञान ग्रहण करने की तैयारी, तर्क शक्ति, दीर्घ दृष्टि तथा विविध कौशल्य जैसे कि वक्तृत्व कला, गणन कौशल, अंतर संबंधों का ज्ञान तथा मानवीय कुशलताओं आदि का समावेश होता है। मतलब कि बौद्धिक तरीके से भी वह कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। मतलब कि उसमें तर्क शक्ति होनी चाहिए, अंतर संबंधों का उसे ज्ञान होना चाहिए, गणन कौशल मतलब कि गिनती, उसकी गणना की जो कौशल्यता है वह कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसे बहुत अच्छी तरीके से बोलते आना चाहिए। इसी प्रकार से सारे गुण इसमें ये होने चाहिए। अगला है मानसिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुणों में प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्साह, साहस, सहयोग की भावना, बुद्धि चातुर्य, कार्य रुचि, स्नेह तथा विवेकपूर्ण व्यवहार का समावेश होता है। अब मानसिक गुणों में कौन कौन से गुण आए कि कार्य के प्रति उसकी सबसे पहले तो रुचि होनी चाहिए, फिर बुद्धि चातुर्य होना चाहिए मतलब चपल होना चाहिए, स्नेह तथा विवेकपूर्ण व्यवहार का समावेश उसके अंतर्गत होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निराकरण करते समय उसे क्रोध नहीं आना चाहिए। मतलब वह स्नेहपूर्वक उसका बर्ताव होना चाहिए, विवेकपूर्ण बर्ताव होना चाहिए, इस प्रकार से। अगला हम टॉपिक देखते हैं अगले वीडियो में।